हेलो एवरीबॉडी, मैं आज आपके सामने इतिहास का पहला चैप्टर लेकर आ गया हूं जिसका नाम है ईंट मणके और अस्थियां। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पहला चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। यानी सर हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, आखिर इतिहास किसे कहते हैं, हमें आपको सबसे पहले ये नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो व्हाट इज हिस्ट्री। आखिर हिस्ट्री क्या है, हाउ मेनी काइंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास कितने प्रकार के हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। एक बात बताना चाहूंगा, इतना डिटेल्स में बताऊंगा थ्योरी पार्ट को कि आपको ना तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आएगी और ना ही सब्जेक्टिव में, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और हां, एक बात याद रखना कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडली पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे दोस्तों उस मां बाप के लिए जो दिन रात कहता है काश मेरा बेटा टॉप करता तो भी मेरा इलाके में मेरा चर्चा होता। इसलिए आप लोग आज से ही आप लोग ये ठान ले कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा, मेरे घर पे नहीं, मेरे गांव पे नहीं, मेरे शहर पे नहीं, बल्कि मेरे पूरा जिला में दबदबा होनी चाहिए। इसलिए मेहनत पे लग जाइए। आइए सर, चैप्टर तो आप लोगों ने सुना होगा ईंट मणके और अस्थियां, लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों कि आखिर इतिहास जब हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ने आए हैं तो इतिहास के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आइए सर, सबसे पहले मेरे दोस्तों हम लोग बात करेंगे व्हाट इज हिस्ट्री, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ मेनी काइंड ऑफ हिस्ट्री। ओके, सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, व्हाट इज हिस्ट्री, फिर हम लोग आएंगे सर इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे, आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर इतिहास किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, समझने के प्रयास कीजिए। मेरे दोस्त, बीते हुए कल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना इतिहास कहलाता है। भाई क्या सर रसगुल्ला, अरे मेरे जाने मन, मैंने कहा कि बीते हुए कल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना इतिहास कहलाता है। सर हमने के ना समझ में ना आई लो सर, एगो एग्जाम्पल दे दिया ना तो हमने बूझ पा रहे जीबू। अरे मेरे भाई, कल मैं किसी लड़की के साथ मोहब्बत करता था। कौन? मैं, आप लोग नहीं। मेरे दोस्तों, मैं कल किसी गर्ल्स के साथ मोहब्बत करते थे और वो लड़की आज मुझे छोड़कर चली गई और उस लड़की के बारे में मैं अपने दोस्त राहुल से पूरा डिस्कस किया। देखो ना भाई, मेरा 1 साल का प्यार पल भर में ठुकरा कर चले गए। देखो भाई, कितना मैंने उनके लिए मैं कितना कुछ त्याग कर दिया, फिर भी वो मुझे छोड़कर चले गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, इसी को तो बोलते हैं इतिहास। यानी 1 साल के अंदर में बीते हुए कल के बारे में जब हम अपने राहुल से बाद में जाकर चर्चा करते हैं तो इतिहास कहलाता है। भाई क्या सर, इसी को बोलते हैं इतिहास। यानी बीते हुए कल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना क्या कहलाता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर इतिहास कहलाता है। भाई समझ गए। आज के बाद जीवन में कभी भी कोई पूछे तो आपको बताना है साधारण भाषा में कि बीते हुए कल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना इतिहास कहलाता है। और एग्जाम्पल तो आपको मैंने दे ही दिया हूं। भाई दूसरी बात, सर इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है सर, इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। तो मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई भी देश या कोई भी शहर विकास तभी कर पाते हैं जब वो पुरानी सभ्यता को पढ़ते हैं, और पुरानी सभ्यता को तब वो पढ़ते हैं जब वो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए हम और आप आज की मोहब्बत वाली क्लास में बात करने वाले हैं कि इतिहास को 3 मुख्य तत्वों में डिवाइड किया गया है। कितने तत्वों मेरे भाई, तो बोलेंगे सर इतिहास को 3 मुख्य तत्वों में डिवाइड किया गया है। पहला अगर हम लोग बात करें मेरे भाई तो गौर कीजिएगा, पहला हमारा घटना। इतिहास में 3 चीजें होती है भाई, पूरा डिटेल्स में चर्चा करूंगा, डोंट वरी। इतिहास देखिए, घटना,
इवेंट जिसे हम लोग इंग्लिश में इवेंट कहते हैं। अतीत में घटी कोई घटना। अतीत का मतलब क्या था दोस्तों? अतीत का मतलब होता है इतिहास, और इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो घटना, इवेंट, अतीत में घटी कोई घटना। अतीत में अगर कोई घटना घट गई है, इसका बारे में हमें इतिहास जानकारी देती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बक्सर का युद्ध, आप लोगों ने पढ़ा होगा जालियांवाला कांड, आप लोगों ने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत, अरे आप लोगों ने पढ़ा होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। वही तो इतिहास है, वही तो कह रहा है कि घटना, अतीत में घटी कोई घटना। ओके, उसके बाद समय, टाइम पीरियड, अरे कब हुआ पानीपत का युद्ध? कब हुआ? 1526 में। अरे बक्सर का युद्ध कब हुआ दोस्त? 1764 में। अरे दिल्ली का स्थापना कब हुआ था? तो बोलेंगे सर 1206 में। वही कह रहा है मेरे दोस्तों कि घटना हो, कोई भी घटना हो, इसके बाद उसका टाइम हो, इसके बाद मेरे दोस्तों उसका कोई प्रमाण हो, लिखित या मौखिक पुरातात्विक साक्ष्य हो, यानी दोस्तों कोई ना कोई प्रमाण तो मिला है। अब बक्सर में युद्ध हुआ है 1764 में, इसका हमें जानकारी मिला है। कैसे? अरे कोई लिखित प्रमाण मिला होगा, अरे कोई मौखिक होगा, कोई कहा होगा यही पे तो हुआ था झगड़ा, जिस कारण से सर लग मार गया भाई कोई तो बोला होगा ना। तो मौखिक और एक हमारा होता है दोस्तों क्या? लिखित। लिखित मतलब लिखित जो हम लोग कॉपी में लिखते हैं, किताब में लिखा हुआ है, और मौखिक का मतलब कोई बोला होगा कि ऐसा घटना यहां पे घटा था। तो इतिहास में 3 मुख्य एलिमेंट होता है। पहला एलिमेंट क्या रखना है भाई? घटना, समय, प्रमाण। ये 3 मौखिक होता है भाई। क्या रसगुल्ला? 3 मौखिक होता है, साधारण भाषा में याद रखिएगा। ओके, चलिए मेरे भाई, अब यहां तक सर इतिहास क्या है फिलहाल आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें दोस्तों देखना है कि इतिहास में हम लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कोई सभ्यता हो गया, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, या क्रीट की सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। या दोस्तों अगर आप बात करें कोई भी पुस्तक जैसे महाभारत, बाइबिल, कुरान, या दोस्तों रामायण, या पुराण, या वेद, या उपनिषद, मतलब कोई भी पुस्तकों के बारे में भी जब हम लोग चर्चा करते हैं तो भी हमारा क्या है? तो इतिहास है। समझ गए ना? या कोई घटना घटी है, या कोई ताजमहल बनाया है तो कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, इसका मकसद क्या था, ये भी हमारा इतिहास है। समझ गए? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे। कुछ बंदा कहेगा सर हम रील्स बनाएंगे, सर हम तो माल पिएंगे, सर हम तो माल पिएंगे, सर हम पढ़ेंगे क्यों इतिहास? अरे भाई मैं आपको बताऊंगा ना इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए मेरे रसगुल्ला। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मैं इतिहास क्यों पढ़ूं। आइए सर मैं आपको एक एक पॉइंट से रूबरू कराता हूं। पहला पॉइंट मेरे दोस्तों, अतीत को समझने के लिए, अतीत मतलब इतिहास को समझने के लिए, अगर महात्मा गांधी ने 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड का निंदा किया था तो कोई कारण होगा, कोई घटना हुई है। अगर महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है, कोई ना कारण होगा। तो इसी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। आइए सर पहला पॉइंट पे, तो अतीत को समझने के लिए हमारे पूर्वजों ने कैसे जीवन जिया, हमारे दादाजी, उनके दादाजी ने कैसे जिंदगी को जिया, इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। नहीं, आज हम बिना गाड़ी का नहाने तक नहीं जाते हैं, जो ग्रामीण इलाके से उनको पता होगा, है ना। लेकिन एक जमाना था कि लोग साइकिल से जाते थे, फिर एक जमाना था जब लोग पैदल जाते थे। लेकिन दुनिया इतना विकसित हो चुकी है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि घर घर में 4 व्हीलर हो जाएंगे। आज से 5 साल बाद तो लोग 4 व्हीलर से नहाने के लिए जाएंगे, टहलने के लिए जाएंगे। समझ रहे ना? तो अतीत को समझने के लिए अब हमारे पूर्वजों ने कैसे जीवन जिया, कौन सी सभ्यता फली फूली या जानने के अवसर देता है, हमारे दादाजी ने कैसे जिंदगी गुजारे ये हमें देखने को मिलता है, उनके बाप ने कैसे जिंदगी गुजारा। दूसरा, गलतियों से सीखने के लिए इतिहास बताता है कि कौन सी गलतियां हुई ताकि हमें उन्हें दोहराना नहीं है। अब इतिहास, जैसे महात्मा गांधी ने 1922 में जब असहयोग आंदोलन शुरू करता है, 1920 में 1 अगस्त 1920 में
जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू करता है और जब असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लेता है चोरी चोरा कांड के बाद, तो महात्मा गांधी ने वहां पे वादा करता है जिंदगी में कभी ऐसा आंदोलन नहीं करूंगा जिस आंदोलन में क्या हो, क्या हो, अरे आंदोलन में झगड़ा हो। महात्मा गांधी ने ऐसे क्यों कहा पता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं गलती को कभी दोहराऊंगा नहीं। क्या कहा रसगुल्ला? उन्होंने कहा हम गलती को दोबारा कभी दोहराएंगे नहीं, वही कह रहा है यहां पे। और हां, अभी मत सोचिएगा कि अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये चैप्टर नहीं है। ए लाडला, दूसरे टीचर्स की तरह मैं डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करता हूं, चैप्टर स्टार्ट होगा थोड़ी देर बाद। पहले जानिए, इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, अरे क्यों पढ़ रहे रे लाडला? कोई ना कारण होगा ना मेरे भाई, वही कारण को समझिए। तो गलतियों से सीखने के लिए इतिहास बताता है कि कौन सी गलतियां हुई है ताकि हमें उन्हें दोहराना नहीं है। तीसरा पॉइंट में गौर कीजिएगा, संस्कृति, कल्चरल, सबका अपना अपना कल्चरल है भाई। हाँ, कोई लुंगी डांस करता है, तो कोई घाघरा चोली डांस करते हैं, तो कोई पैंट शर्ट पहन कर डांस करते हैं, सबका अपना अपना क्या कल्चरल है भाई। तो संस्कृति और परंपरा को जानने के लिए, परंपरा का मतलब होता है सर जेनेटिक्स, मैं कैसे किया, मेरा बच्चा मेरे बाप कैसे किया था, उनके बाप कैसे किया था, यानी मेरे दादाजी ने कैसे किया था। वही कह रहा है कि संस्कृति और परंपराओं को जानने के लिए हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म और भाषाओं की जड़ें इतिहास में है। मेरे दादाजी कौन से भाषा बोलते थे, वही मेरे बाप ने बोला होगा। मेरे बाप जो भाषा बोल रहा है वो भाषा में बोल रहा हूं। ये हमारा परंपरा है। क्या है रसगुल्ला? ये हमारा परंपरा है। समझ गए? चलिए, चौथा, देशभक्ति और पहचान के लिए स्वतंत्रता संग्राम, वीरों का बलिदान। अरे बलिदान दिया है मेरे भाई, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बलिदान दिया है, तब जाकर हमारा देश आज स्वतंत्र देश है, तब जाके हमारा देश आज आजाद है। नहीं तो आज भी अंग्रेजों का गुलाम होता अगर वो लोग अपने जीवन का परवाह कर लेते तो। उन्होंने कहा मेरी गर्दन कट जाए कोई बात नहीं, हमारा देश को आजाद होना चाहिए। ठीक है, तो देशभक्ति और पहचान के लिए स्वतंत्र संग्राम, वीरों के बलिदान जानकर राष्ट्रीय गर्व बढ़ता है। नहीं, जब हम पढ़ते हैं अरे भाई सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश की आजादी के लिए गर्दनें कटा दी हैं, अरे भीमराव अंबेडकर जिसे स्कूलों से निकाल दिया जाता था सिर्फ इस वजह से कि एक अलग जाति के थे, लेकिन आज उन्होंने पूरा संविधान को लिख डाला। हमें गर्व होता है, गर्व होती है ना रे भाई, हमें गर्व होता है। पांचवा, निर्णय लेने की क्षमता के लिए निर्णय लेते हैं भाई, हम लोग डिसीजन लेते हैं। कोई भी चीजों का हम लोग करने से पहले डिसीजन लेते हैं, उसी डिसीजन के बारे में हमारे काम चलती है मेरे रसगुल्ला। तो निर्णय लेने की क्षमता के लिए शासन, युद्ध, अर्थव्यवस्था के पौराणिक अनुभव वर्तमान समस्या को हल करने में मदद करते हैं। अगर मान के चलिए एग्जाम्पल देता हूं 2020 में अगर लॉकडाउन आया था और उस समय जो भी घटना घटी, क्यों आया, कैसे आया, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है, इसी के बारे में दोस्तों हम लोग आज अगर कोरोना वायरस आ जाए, अगर आज हमारे देश में कोरोना वायरस आ जाए तो क्या आपको लगता है 2020 की तरह फिर से लॉकडाउन हो जाएगा? नहीं ना मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी मिल गया है कैसे आया, इसका समाधान क्या है, इसको कैसे से दूर किया जा सकता है। समझ गए? तो निर्णय लेने की क्षमता के लिए शासन हो, युद्ध हो, अर्थव्यवस्था के पुराने अनुभव वर्तमान समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। मानव विकास को समझने के लिए प्राचीन काल से आज तक के ने कैसे प्रगति की, इसका ज्ञान मिलता है। आप एक बात बताइए, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा दोस्तों होमोसेपियंस, आप लोगों ने बहुत ही प्यारा तरीके से पढ़ा होगा भाई, है ना। देखिए दोस्तों, एक जमाना था जब हम लोग इस तरह से बंदर थे, तुरुक तुरुक करके चलते थे इस तरह से,
है ना। फिर दुनिया विकसित हुआ, फिर हम लोग थोड़ा सा पहले झुके हुए थे तो हम लोग उठे भाई, फिर दुनिया विकसित हुई तो हम लोग इस तरह से चलने लगे, फिर दुनिया विकसित हुए तो हम लोग ऐसा करके चलने लगे, फिर दुनिया इतना विकसित हुआ कि हम लोग इंसान बनकर सांड की तरह जीने लगे। हाँ या ना भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल, सांड की तरह हम लोगों ने जीना शुरू किया। वही कह रहा है कि मानव विकास को समझने के लिए प्राचीन काल से आज तक मानव ने कैसे प्रगति की, इसका ज्ञान मिलता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी तो बात की है, बीते हुए कल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना इतिहास कहलाता है। आपका भी इतिहास बनेगा 2027 में, जब आप टॉप करेंगे तो आपके सामने मीडिया वाला आकर के माइक तो मुंह में हुड़ देगा और कहेगा प्यारे बच्चों आपने कैसे पढ़ाई किया 2026 में, थोड़ा सा बताओ ताकि आने वाले जनरेशन भी आपकी तरह पढ़ाई करे और आपकी तरह टॉप पोजीशन पे अच्छे रैंक ला करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। आप भी इतिहास बन सकते हैं, समझ गए ना? तो बीते हुए कल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना इतिहास कहलाता है। ठीक, चलिए सर, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। अगर मेरे क्लास में कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों का पैर जोड़ता हूं, हाथ जोड़कर मैं आप लोगों के पैर में अपना सर को रखता हूं और मैं कहता हूं कि मेरे क्लास में जब भी आप बैठेंगे तो पेन पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि मेरा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका एग्जाम को लेकर भी, आपका भविष्य को लेकर भी और आपके कंपटीशन के एग्जाम को लेकर भी। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, जहां पे मैं कहूंगा इसे कॉपी पे नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन याद रखना है मेरे रसगुल्ला। क्या याद रखना है सर? पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस को कहते हैं। क्या बोलेंगे सर? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है मेरे रसगुल्ला? तो इतिहास का जनक कहा जाता है, फिर से बोलिए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर इतिहास का जनक हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। याद रखिएगा भाई, ठीक है। अगला पॉइंट, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। आज जो आप लोगों ने एक पिक्चर देखा, ये पिक्चर मेरे दोस्तों कहां का है? अफ्रीका महादेश। पूरे विश्व में 7 महादेश से लाडला, याद रखिएगा। सबसे बड़का महादेश पूछा जाएगा एशिया महादेश। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? एशिया महादेश आता है सर, ठीक है, सबसे बड़का। फिर इसी तरह से आपका अफ्रीका आएगा, है ना, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना। उसके बाद आपका आएगा यूरोप, यूरोप आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूरोप आएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। इस तरह से हमारा 7 महाद्वीप है। कितना कॉन्टिनेंट है? 7। ये जो मनुष्य का उद्भव हुआ है, मनुष्य का ये जो विकास हुई है, ये जो मनुष्य आप लोगों ने देख रहे हैं ना, मनुष्य का जो विकास हुआ है, ये विकास कहां पे हुआ है मेरे दोस्तों? अफ्रीका महादेश में। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। अब ये मनुष्य का तो यहां पे उत्पन्न हो गया, ये मनुष्य तो विकास कर लिए, लेकिन इसका पालन, अच्छा मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया तो मुझे खाना खिलाएगा कोई और? क्या नहीं ना। जो मान के चलिए मेरे माँ बाप की हैसियत नहीं है, ये मेरे बाप आप इस दुनिया से गुजर चुके, तो मुझे खाना तो कोई खिलाएंगे। वही कह रहा है कि अगर आपसे यहां पे पूछा जाएगा कि मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। कोई भी सभ्यता हो, अब हड़प्पा सभ्यता को ले लीजिए, चीन की सभ्यता को लीजिए, क्रीट की सभ्यता को लीजिए, मेसोपोटामी की सभ्यता को लीजिए, आप किसी भी सभ्यता को लेंगे तो पता चलेगा मेरे लाडला, क्या मेरे भाई? तो बोलेंगे सर वो हमारा एशिया महादेश में, ठीक है। 7 महादेश होता है, सबसे बड़ा महादेश आपका एशिया, सबसे छोटा महादेश ओशनिया। ये मैं आपको जियोग्राफी का बुक में बताऊंगा, घबराए नहीं मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर इतिहास को। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी भी आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अब कुछ मिनट के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले आप लोग इसे समझिए। मैंने कहा कि हाउ मेनी काइंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 3 काइंड ऑफ हिस्ट्री। आपको 3 टाइप में पढ़ना होगा, कोई नहीं बताएगा मेरे लाडला। क्या जरूरत पड़ा है?
क्यों बताएगा वो कोई टीचर आपको इतना डिटेल्स? बताए मेरे दोस्त, क्यों बताएगा? उनका काम है सिलेबस कंप्लीट करना। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जिंदगी में इतना पढ़ के रहिए कि किसी भी चौराहे पर खड़े होकर कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो बिला झिझक आंसर बताना है, खुशी से आंसर बताना है। याद रखेगा, नहीं तो बाद में पता चला कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया और ग्रेजुएशन का स्पेलिंग पता नहीं है। हाँ, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि ग्रेजुएशन कर रहा है, उनको ग्रेजुएशन का स्पेलिंग पता नहीं है। पढ़ाई करे कम, लेकिन जब भी कोई बंदा प्रश्न पूछे दिल में हाथ रखकर कहेंगे पढ़ाई तो कम क्या हूं सर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न पूछिए पूरा डिटेल्स में बात करूंगा। समझ गए? चलिए मेरे भाई, अब आते हैं सर, गौर कीजिएगा। हमारा जो इतिहास है, हिस्ट्री है, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सर पूर्व इतिहास काल, मैं सारा चीजों के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करूंगा। एक होता है हमारा आद्य इतिहास काल, ये गलत है थोड़ा, आद्य इतिहास काल, आद्य ऐतिहासिक काल, याद रखिएगा। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। क्या आता है सर? इसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक काल। 3 आती है भाई, एक आता है हमारा पूर्व ऐतिहासिक काल, एक हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक आता है सर हमारा ऐतिहासिक काल। 3 काल होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जानिए, जब हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो हमारा होगा पहला पुरापाषाण काल। अभी क्या है पुरापाषाण काल, ये आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल क्या है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद आता है सर हमारा पूर्व इतिहास काल में नवपाषाण काल। इसके बाद आता है सर हमारा ताम्रपाषाण काल, ठीक है ना। ये आपका भाग है दोस्तों किसका, तो बोलेंगे सर ये हमारा भाग है किसका, तो बोलेंगे रसगुल्ला। ये हमारा, थोड़ा सा जूम कर देता भाई, ठीक है, ताकि आप लोग को और अच्छा से दिखे। चलिए भाई और जूम कर देता हूं, ठीक है। ये जो आप लोगों को मैं 4 पार्ट दिखाया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, हम लोगों को आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ना होगा सिंधु सभ्यता, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना होगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये, ठीक है। अब आते हैं सर पुरापाषाण काल, पूरे डिटेल्स में जानते सर। सबसे पहले हम लोग कि पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेरे भाई क्या पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है सर, ठीक है। फिर इसके टाइप को बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल, ठीक है। क्या बात करेंगे? पूर्व ऐतिहासिक काल। आइए सर, सबसे पहले जानते हैं दोस्तों पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है। सबसे पहले हम और आप जानते हैं, आइए गुरुजी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है। इतिहास का, ये इतिहास का सबसे स्टार्टिंग पीरियड है, ठीक है। इतिहास का सबसे, जैसे हम लोग पढ़ाई का सबसे स्टार्टिंग पीरियड क्या है, बोलेंगे सर नर्सरी, LKG, UKG, कौन KG होता है भाई, 10 KG 20 KG, तो स्टार्टिंग पीरियड है। इसी तरह से इतिहास का ये हमारा स्टार्टिंग पीरियड है, ठीक है। तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, न मनुष्य लिखना जानता था, न मनुष्य पढ़ना जानता था। समझिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इतिहास का वह समय जिसे मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या है सर? तब पत्थरों पर कुछ लिखे होते थे। क्या मेरे भाई? पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ होता था। समझिए मेरे बात को, पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ होता था। अब उसी पत्थरों को ना मेरे लाडला लोग देखकर अंदाजा लगाते थे कि आखिर लोग क्या कहना चाहते थे। समझ गए मेरे बातों को? चित्र बनाते थे, ठीक है ना।
तो इतिहास का वो समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिली है। अब पुरातात्विक हमारा जो प्रोग ऐतिहासिक काल है, ये प्रोग ऐतिहासिक काल आप लोगों को समझ में आ गया। ना तो बंदा लिखना जानते थे और ना ही बंदा पढ़ना जानते थे। दोनों में क्या है भाई, वो कुछ नहीं जानते थे, ना पढ़ना जानते थे और ना ही लिखना। अब आते सर हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हम लोग आते हैं सर पूरा पाषाण काल के बारे में। गौर कीजिएगा मेरे शेरों सरनियों, पूरा पाषाण काल के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोग ऐतिहासिक काल क्या है। अब आते हैं सर हम लोगों का, मेरे प्यारे गौर कीजिएगा कि पूरा पाषाण काल क्या है। इसका काल की अगर हम बात करें तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक है। इसका काल क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के, याद रखिएगा 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक है। और ये सबसे प्राचीन इतिहास है जहां पे मनुष्य ना तो ना तो पढ़ना जानते थे ना ही लिखना। ठीक है ना। आइए, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। क्या था मेरे भाई? हमारे हिस्ट्री का सबसे स्टार्टिंग पीरियड था। ठीक है, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को आदि मानव। अब सर यहां पे एक ना बहुत प्यारा तरीके से एक शब्द का इस्तेमाल किया, आदि मानव। सर आदि मानव का मतलब क्या होता है सर? अरे आदि मानव मतलब आदमखोर, यानी जो जीव जंतु को पकड़ के खा जाते थे उसे हम लोग आदि मानव कहते हैं, जिसे हम लोग आज बोलते हैं आदमखोर है तू, क्या रे तू जानवर के मीट को खा जाते हो। समझ गए? आइए सर, तो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खनाबदोष का मतलब खाद्य संग्रह, अर्थात उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही था। मतलब ये जो इंसान थे ना भाई, हमारे जो पूरा पाषाण काल का जो इंसान थे, उनका जो जीवन काल था ना एक जानवर की तरह थी। मतलब जैसे जानवरों का काम घास फूस खाना या जानवरों का काम क्या शिकार करना, तो इनका काम वही था। ये सर्वहारी था। ये मीट मछली भी खाते थे, कच्चा पक्का नहीं। हाँ भाई याद रखिएगा, थोड़ा सा आग जला लेते थे, उसमें बिना मसाला का चलते था भाई। ठीक है, और इसके बाद घास फूस भी खा लेते थे, कोई पत्ता वगैरह। पहनने के लिए ये लोग नंगा नहीं रहते थे भाई, पहनने के लिए ना पत्ता है ना, पत्ता का इस्तेमाल करते थे। पहनने के लिए पत्ता का इस्तेमाल करते थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए? तो बोलेंगे सर समय का मानव खनाबदोष, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियां आग की खोज भी। कॉपी में जल्दी से लिख लो प्यारे, गौर से लिखिएगा जल्दी कि आग का आविष्कार आखिरकार कौन से काल में हुआ है? पूरा पाषाण काल में। प्लीज आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आखिरकार आग का आविष्कार किस काल में हुआ है। तो मेरे दोस्त आप लोग जल्दी से लिख लेंगे पूरा पाषाण काल में। प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, कॉपी में लिख ले। तो मेरे भाई ये जो हमारा था पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है जानवर की तरह ही अपने पेट को भरण पोषण करते थे। ठीक है ना। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मानव ने चित्रकारी करना आरंभ किया। चित्रकारी मतलब होता है दोस्तों क्या कि चित्र बनाना भी उन लोगों ने पत्थरों, मतलब मैं बोल सकता हूं कि पत्थरों को क्या बोल सकते भाई, पत्थरों को काट काट के पत्थरों का ही औजार बनाते थे। पत्थरों का ही क्या करते थे मेरे भाई ये लोग? औजार बनाते थे। क्या करते थे मेरे भाई? पत्थरों का ही ये लोग औजार बनाते थे। ठीक है, समझ गए मेरे लाडला? चलिए मेरे भाई, अब मैं बात कर रहा हूं सर कि इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मानव ने चित्रकारी आरंभ किया। भीमबेटका के गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र को देखने को मिलता है। अब एक हमारा गुफा है दोस्तों। गुफा मतलब पता है ना, जमीन के अंदर में जैसे कोयला निकालते हैं, जैसे हम लोग देहाती भाषा में सूंद बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते पता नहीं, हम लोग सूंद बोलते भाई। ठीक है, तो गुफाओं को क्या करते हैं ना मेरे भाई, जो हमारे गुफा थे, गुफा के अंदर में दोस्तों भीमबेटका नामक एक गुफा था।
के गुफाओं में पुरापाषाण काल का चित्र देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश के सबसे पहले आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। भीमबेटका गुफा कौन सा राज्य में है, तो बोलेंगे मध्य प्रदेश में। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए मेरे भाई कि भीमबेटका गुफा कहां पे स्थित है, तो बोलेंगे सर मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में, ठीक है, जो आज रायसेन है भाई, क्या बोलेंगे, रायसेन है में स्थित है। इसका नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। अब आते सर अगला मध्यपाषाण काल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मेरे भाई, पुरापाषाण काल के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं सर मध्यपाषाण काल, ठीक है। अभी मैं फिर से कह रहा हूं कि आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, प्लीज आप लोग सबसे पहले इतिहास क्या है इसे समझने के प्रयास कीजिए। जब आप इतिहास क्या है, कितने प्रकार के इतिहास होते हैं, जब आप समझ जाएंगे ना तो आपको बहुत ही मजा आने वाला भाई, ठीक है। आइए अब बात करते हैं मध्यपाषाण काल। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो टाइम ड्यूरेशन था दोस्तों 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मेरे दोस्तों ईस्वी और ईसा पूर्व के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मैं भूल गया था स्टार्टिंग में, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देखिए दोस्तों, एक होता है हमारा ईसा पूर्व, ठीक है, एक होता है हमारा ईसा पूर्व और एक होता है हमारा ईस्वी, ठीक है भाई। सुनिएगा, आप लोगों ने एक बंदा का नाम सुना होगा, ईसा मसीहा, ईसा मसीहा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने एक बंदा का नाम सुना होगा, क्रिश्चियन अगर आप में से कोई है तो उनको बहुत ही पहले से ही जानकारी होगी, क्योंकि दोस्तों क्रिश्चियन लोगों को एक तरह का देखा जाए देवता है, क्या मानता है हमको पता नहीं है, बस क्रिश्चियन से रिलेटेड है। तो ईसा मसीहा के मरने से पहले हमारा ईस्वी था और ईसा मसीहा के मरने के बाद हमारा ईस्वी था। ईसा मसीहा के मरने से पहले ईसा पूर्व था और ईसा मसीहा के मरने के बाद ईस्वी है। कॉपी में लिख लीजिए। जिंदगी में कोई अगर पूछे कि ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है, तो आप कहिएगा ईसा मसीहा क्रिश्चियन धर्म से संबंधित रखने वाले, उनके जन्म से पहले मृत्यु से पहले ईसा पूर्व था और मरने के बाद ईसा ईस्वी था। समझ गए भाई। चलिए सर मध्यपाषाण काल के बारे में बात करते हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी क्राइसिकल ने 1867 में दिया था। यह पुरापाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते थे। और इस समय जो मनुष्य का जो हथियार होते थे ना भाई, वो छोटा छोटा होता था, जिससे वो शिकार करते थे। या दोस्तों एक तरह का देखा जाए तो जो हमारा धनुष का या हमारा वाण का जो प्रयोग करते थे भाई, ठीक है, ये जो हमारा धनुष का इस्तेमाल करते थे, छतरी टाइप का, तो ये दोस्तों वो लोग शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसका भी निर्माण हमारा मध्यपाषाण काल में ही हुआ है। कहाँ पे हुआ है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर मध्यपाषाण काल में ही हुआ है। तो बताएंगे सर क्या इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। मतलब मध्यपाषाण काल आते आते दुनिया में इतना विकास होने लगा ना कि लोगों का अंतिम संस्कार भी होने लगा। जैसे नहीं हम लोग शमशान घाट ले जाते हैं, हम लोगों का सभी धर्म का अपना अपना कार्यक्रम होती है ना, मरने के बाद। तो ये लोग दफनाने भी लग गए थे उस समय ना, जलाते थे नहीं, इंसानों को जलाते थे नहीं, गड्ढा खोद के दफना देते थे। समझे मेरे बात को, गड्ढा खोद लिए और दफना दिए थे। मैं इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा आपका मोहनजोदाड़ो में, डोंट वरी इसके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पुरापाषाण काल का सबसे बड़ा आविष्कार क्या था, तो बोलेंगे सर आग का आविष्कार क्या। इसी तरह से मध्यपाषाण काल में ना दफनाने की प्रथा हमें मिला है, मतलब संस्कार करने के, अंतिम संस्कार करने का एक प्रथा मिला है, ठीक है। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सहराई नहार तथा महादांग नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इसे में अस्थिपंजर का मतलब होता था दोस्तों, अस्थि का मतलब हड्डी, मतलब हड्डी का एक कोई कंकाल मिला था। कहाँ पे मेरे भाई, बोलेंगे सर प्रतापगढ़ में। हड्डी का कोई कंकाल मिला था दोस्तों, कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं सर हम लोग कहाँ पे, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, आग का आविष्कार, मध्यपाषाण काल। मैंने आप लोगों को बताया कि मनुष्य ने अंतिम संस्कार करना भी सीख गया। जब हम लोग नवपाषाण काल के बारे में चर्चा करते हैं मेरे भाई, तो आइए सर 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुब्राक ने 1865 में
प्रस्तुत किया है। इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया था, यानी लोग अब रहने के लिए ना भाई थोड़ा सा झोपड़ी बना लिया था। देखिए मेरे भाई यहाँ पे अब मनुष्य ने जब अंतिम संस्कार करना सीख गया तो लोग तो बरसात में थोड़े ना भाई भीगेगा, कोई धूप में थोड़े ना कोई तपस्या देंगे। उन लोगों को पता चला अरे भाई लकड़ी को काट काट के हम लोग घर तो बना सकते हैं। तो वो लोग क्या किए, लकड़ी को काटने लगा। क्या करने लगा मेरे भाई, लकड़ी को वो लोगों ने काटने लगा। जब लकड़ी को काटने लगा ना मेरे दोस्तों, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग घर तो बना सकते हैं। सबसे पहले इस तरह से बनाते थे, ठीक है, इस तरह से, ठीक ना। उसके बाद घर का एक जो क्या बोलेंगे भाई, एक टेंट टाइप का जो हमारा रूप था, आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। तो टेंट टाइप का जो हमारा पिक्चर था दोस्तों, सॉरी, आपका जो घर होता है वो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से ये लोग क्या करने लगे, घर बनाने लगे। ठीक है, लोग क्या करने लगे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर घर बनाने लगे। समझ गए मेरी बातों को, गौर से सुनिएगा, मजा आएगा मेरे दोस्तों। हिस्ट्री पढ़िएगा, हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कोई भी चीज पढ़िए प्यार कर लीजिए उससे, ठीक है ना, याद रखिएगा। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी आरंभ कर दिया। अब हमारा नवपाषाण काल के जो लोग थे ना, घर बना लिए, ये लोग भेड़ बकरी कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। इसके बाद यहाँ पे ना कृषि का भी विकास होने लगा। क्यों, क्योंकि इन लोगों ने तो औजार ऑलरेडी पहले से ही बना के रखा था। जब औजार बना लिया है तो दोस्तों ये लोग हमारा आसानी से किसान बन सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया, मन का, घड़ा का खोज किया। कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से, प्लीज आप लोग अपने कॉपी में जल्दी से लिखिएगा मेरे भाई। ये जो नवपाषाण काल के लोग थे, उन्होंने पहिया का आविष्कार किया और मनका का आविष्कार किया, यानी घड़ा का आविष्कार किया। क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर घड़ा या हमारा पूछा जाता है पहिया का आविष्कार कौन सा काल में हुआ है, तो बोलेंगे सर हमारा, याद रखिएगा, नवपाषाण काल में हमारा पहिया का आविष्कार, मनका का आविष्कार हुआ है। ठीक है, चलिए। कर्नाटक के मैसूर के पास संकनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। राख जो आग जलाते ठंडी के मौसम में। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बगौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। और पशुपालन का जो साक्ष्य है कि हाँ पूर्ण हमारा नवपाषाण काल के लोग जो है पशुपालन भी करते थे, है ना। नवपाषाण काल के जो लोग थे ये हमारा पशुपालन भी करते थे, है ना। इसका भी प्रमाण कहाँ से मिला, तो बोलेंगे सर राजस्थान से मिला है मेरे भाई। कहां से मिला मेरे भाई, तो बोलेंगे सर राजस्थान से मिला है। क्लास छोड़कर मत जाइए भाई, ठीक है। मैं देखता हूं दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच क्लास में छोड़कर चले जाते हैं। ये गलती मेरे दोस्तों बहुत तड़पाएगी, ये जो बीच क्लास में छोड़कर जा रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं ना भाई, मेहनत से कीजिए, शिद्दत से कीजिए, जिगरा रख के कीजिए। यकीन मानिए जब परिणाम आएगा ना देखने लायक होगा, इस बात को याद रखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करके आप महारत हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों से लड़ सकते हैं भाई, याद रखिएगा। सुना ना, शांत पानी की गहराई को कोई माप नहीं सकता है, इसलिए शांत पानी बनिए, स्टेबल होकर पढ़िए, स्थिर मन होकर पढ़िए। अब आइए सर, हम लोग आते हैं सर आद्य ऐतिहासिक काल क्या है सर। अब आते हैं सर आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल क्या है थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है सर, ये हम लोग बात करेंगे सर यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आइए सर फटाफट देख लेते हैं दोस्तों हमारा आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। आद्य ऐतिहासिक काल अगर हम लोग बात करते हैं, गौर से सुनिएगा, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। अब लोगों ने, अब एक बात बताइए, ये जो पुस्तक जो लिखा हुआ है क्या आप पढ़ लेंगे भाई, या तो ये जो लंबा सा पुस्तक है क्या पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ पाएंगे मेरा शेर शेरनियों, आप कहेंगे सर जिंदगी में हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, है या ना। तो वही कह रहा है कि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, किंतु लिखित साक्ष्य मिले। भले ही हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, ओम बिडिंग बड़ंग साहा, ये भले इसका मीनिंग पता नहीं है लेकिन मुझे तो याद है। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि इस काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण तो मिला है, पर इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है, इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं, और इसी में आद्य ऐतिहासिक काल में ही
हमारा सिंधु सभ्यता आती है। इसी आद्य ऐतिहासिक काल में ही हमारे सिंधु सभ्यता आती है। आप लोगों ने अभी देखा होगा मेरा कि इसी काल में हमारा सिंधु सभ्यता आता है, इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन। इसी काल में हमें सिंधु सभ्यता के बारे में स्टडी करना होगा। जो इतिहास का पहला पाठ है मेरे दोस्त, जो इतिहास का पहला पाठ है मेरे भाई, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता। समझ गए मेरे भाई? बोलिए सर, समझ में आया मेरे भाई? आप कहेंगे तो सर चांद सितारे तोड़ कर ला दूंगा, है ना? समझ गए मेरे भाई? बोलिए सर एक बार। सर वाकई में हम लोगों को समझ में आ गया। बोलिए सर। तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि पहला क्लास में अभी तक मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताया वो सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया। बारी बारी से समझिए, कंटिन्यूअस होकर समझिए, मन को स्थिर रखकर समझिए, अपने आप को स्टेबल रखकर समझिए। अगर आपका रिजल्ट आपकी कदम नहीं चूमेगी ना, तो फिर आप कहिएगा सर आप गलत बोले थे। इसलिए मेरे दोस्त, आज पहला क्लास है, बेहतरीन तरीके से अपने आप को बना के रखें और अपने आप से वादा कीजिए कि थ्योरी लैंग्वेज को, थ्योरी पार्ट को, चैप्टर एक्सप्लेन को, नोट्स को इस कदर हम पढ़ेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में हो कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। समझ गए मेरे लाडला? तो मेरे दोस्त, बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं, मुलाकात करते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।